नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपुरोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज बात होगी देश और विदेश से जुड़ी हुई कई सारे मुद्दों के बारे में, जिसमें बात होगी टाइटन शिप के बारे में, कौन खालिस्तानियों को लगातार अपने निशाने पर ले रहा है, इलान उमर का एक ट्वीट और इतना ज्यादा बवाल, और विपक्षी पार्टियों की बैठक का आखिरकार क्या नतीजा निकला और आखिर में क्यों दो राजनेता आपस में ही लड़ पड़े सीट को लेकर। इन सब के बारे में बात होगी, आप बस अंत तक बने रहिए। 18 जून 2023 को निकली पनडुब्बी जिसका नाम था टाइटन, उससे जुड़ी हुई सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है। दरअसल टाइटैनिक शिप का मलबा देखने के लिए निकली ये पनडुब्बी का अब एक मलबा हाथ लगा है और इसे कंफर्म कर दिया गया है यूएस कोस्टल गार्ड और ओशन गेट दोनों के द्वारा। इसमें बैठे 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये जो पनडुब्बी थी वो इंप्लोजिव का शिकार हुई है। इसका मतलब ये है कि पानी के प्रेशर से पनडुब्बी अचानक पूरी तरीके से बिखर गई। 2 घंटे के बाद ही इनका संपर्क टूट जाता है यूएस कोस्टल गार्ड सर्विस के द्वारा। उसके बाद में इनकी खोज शुरू की जाती है और 3 दिन के बाद में ये मलबा हाथ में लगता है। अब इसमें बैठे 5 लोगों के भी बारे में जान लीजिए जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए देकर इसकी सवारी खरीदी थी। जिनमें सबसे पहले आते हैं यूके के बिजनेसमैन होमिश हार्डी, जिनकी उम्र थी 58 साल, 2 बाप बेटे जिनका नाम था शहजाद दाऊद 48 साल उम्र और सुलेमान दाऊद जिनकी उम्र थी 25 साल। स्टॉकटन रश जो कि ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ दोनों थे। उसके बाद में आते हैं पॉल ओनरी नॉर्जियोलो, जो कि मिस्टर टाइटन के नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दौरा कर चुके हैं और इन्हें मिस्टर टाइटन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की कई सारे रीजंस है, जिसके लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। बात करें तो 18 जून 2023 को कनाडा के न्यू टाउन के कोस्टल गार्ड एरिया से ये रवाना हुए थे और कुछ घंटों बाद ही इनकी जो संपर्क है वो यूएस कोस्टल गार्ड सर्विस से टूट गई थी। दरअसल 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ये पनडुब्बी निकली थी, जो यूएस कोस्टल गार्ड के द्वारा इसे सिक्योरिटी मिली हुई थी। कुछ ही घंटों के बाद में यूएस कोस्टल गार्ड के द्वारा इनका संपर्क टूट जाता है और उसके बाद में इनकी छानबीन शुरू हो जाती है। टाइटैनिक मलबे से तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर यह मलबा मिलता है और उसके बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है। इसमें अगर और कुछ भी अपडेट आते हैं तो आपको टीवी बार 24 पर देखने को जरूर मिल जाएंगे। दूसरे मुद्दे की बात करें तो वो है 23 जून 2023 को पटना में होने वाली मीटिंग के बारे में, जिसके अंदर तकरीबन 26 बड़े राजनेता और 16 बड़ी विपक्षी पार्टियां आपस में मीटिंग करती है कि किस तरीके से 2024 के अंदर बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। इलेक्शन की कई सारी नई स्ट्रेटेजियों के बारे में सोचा गया, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। अब ये वाद विवाद क्या था ये भी समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में एक छोटे से बिल को लेकर दिक्कत हो गई, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर को लेकर जो बिल पारित किया गया था अभी दिल्ली के अंदर, उसी को लेकर सारा इशू था। अरविंद केजरीवाल ने सबका सपोर्ट मांगा था कि इस बिल को किसी तरीके से रिमूव कराया जाए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने अपना पल्ला इसे झाड़ दिया है। दरअसल उनका अनुमान यह है कि 2024 में जब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भी दिल्ली को कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल के पास में अभी ये सारे अधिकार आ जाते हैं तो आने वाले समय में उनकी दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इन सभी इश्यू को सोचते हुए कांग्रेस ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल काफ़ी नाराज हो गए हैं। हालांकि विपक्ष इनका बरकरार रहेगा। इनका महागठबंधन को लेकर एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है जुलाई के अंदर। उसमें जो भी परिणाम निकलेगा आपको टीवी बार 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर हाल फिलहाल मोटा मोटी बात की जाए इस पूरी मीटिंग की, तो अभी तक कोई इतना बड़ा फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। एक और मीटिंग होने के बाद में इनकी पूरी स्ट्रेटेजी सामने आएगी, जो आपको टीवी बार 24 पर देखने को जरूर मिल जाएंगी। अगर आप इन सारे राजनेताओं के बयान सुनना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टीवी बार 24 पर इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। 21 जून 2023 को मोदी जी अमेरिका पहुंचे, जहां पर वो कांग्रेस के यूनाइटेड सत्र में भाषण देने वाले थे। इस भाषण का एक मुस्लिम सांसद जो कि मिनेसोटा से सांसद है, उसने इसका बहिष्कार किया था। इसका नाम है इलान उमर। दरअसल इलान उमर एक घटिया मानसिकता की औरत है, जो कि अपने इस्लामिक राष्ट्र और इस्लामिक कट्टरपंथी को लेकर लगातार निशाने पर बनी रहती है। कई लोग इसे लगातार ट्रोल करते हैं और इसके खिलाफ में आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये अभी चर्चा में है क्यों, और हमारे ही एक मुस्लिम नेता ने इसका इतना शानदार जवाब दिया जिसको देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल इन्होंने 21 जून 2023 को एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर इन्होंने ये लिखा था कि मोदी सरकार के अंदर में जितनी भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है इंडिया के अंदर, उन सबका दमन किया जा रहा है। जो भी पत्रकार और एडवोकेट जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में लिखता है उन्हें मार दिया जाता है, जो कि सरासर झूठ है। और इन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले होंगे उसी दिन वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ में डिस्कशन करेगी कि किस तरीके से वहाँ की माइनॉरिटीज़ को बचाया जा सके। वो यूएस में बैठी है और इंडिया की माइनॉरिटीज़ को ये बचाएंगी। मजाक की बात है। वहीं बात करें हमारे मुस्लिम नेता जिनका नाम, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, आतिफ रशीद, उन्होंने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है
जो मुस्लिम लोग हैं वो इंडिया के अंदर हर एक रिसोर्सेज पर इक्वल शेयर करते हैं और साथ में हमें अधिकार भी मिलते हैं जो कि नॉर्मल बाकी के लोगों को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल सच भी है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि जितने भी राइट्स और लोगों को दिए जाते हैं वो इनको भी मिलते हैं। इल्हान उमर अपनी घटिया राजनीति इंडिया के ऊपर ना करे तो अच्छा होगा और अपने आप को इंडिया के मुसलमानों के साथ में ना जोड़े तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये जो बयान इनका सामने आया ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे और आप इसे पढ़ भी सकते होंगे। वहीं इल्हान उमर की बात करें तो 2019 के अंदर मिनीसोटा से ये सांसद चुनी जाती है, जो कि पहली अश्वेत महिला भी मानी जाती है मिनीसोटा से सांसद चुनने वाली। वहीं इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 8 साल की उम्र में सोमालिया के चलते तख्ता पलट और गृह युद्ध के चलते इन्होंने केनिया में शरण ली थी। 4 साल केनिया रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद में 1990 के दशक में ये लोग अमेरिका आ गए थे। इनके जो दादाजी थे वो इनको लगातार राजनीति में जाने को प्रेरित किया करते थे। तब जाकर इन्होंने 2016 में सांसद चुनी और उसके बाद में 2019 में ये कांग्रेस की पार्लियामेंट में पहुंच गई, जहां पर इसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से चुनाव लड़ा था और सांसद तो ये बनी गई थी। उनके साथ में 2-3 और लोग भी सांसद बने थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के भाषण का बॉयकॉट किया, जिसका कोई भी अर्थ और तुक नहीं निकलता है। वहीं इल्हान उमर की बात करें तो इनके ऊपर कई बार आरोप ऐसे लगते हैं कि इन्होंने अपने ही सगे भाई से शादी की थी अमेरिका की सिटीजनशिप पाने के लिए, जो कि सच भी है। और बात करें वहीं इनके बारे में तो डालिया अल अकीदी जो कि पहले इनके साथ में थी, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इन्हीं के खिलाफ कि ये किस तरीके से अपने इस्लामिक एजेंडे को अमेरिका के अंदर फैलाना चाहती है और पूरे अमेरिका को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। इसके लिए कई बार ये ऐसे प्रयास करती है जो कि संवैधानिक नहीं है। कई बार इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्र है जो उनके नियम कायदे कानून है उसको ना मानते हुए हिजाब और जो प्रतिबंध जो कि नॉर्मल प्रैक्टिसेस होती है इस्लाम के अंदर उसका पुरजोर सहयोग करती है, उनका प्रचार करती है, जो कि वहाँ की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वॉयलेट करते हैं। इनके ऊपर और भी कई सारे बयान लगते रहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का जब 2022 के अंदर दौरा किया था तो यूएस की कांग्रेस और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने इनका विरोध किया था। दरअसल ये पीओके चली गई थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, वहाँ जाकर इन्होंने भाषण भी दिया था। भारत के इतने विरोध के बाद में ही यूएस गवर्नमेंट ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया था और साथ में पल्ला झाड़ दिया ये कहकर कि ये उनकी पर्सनल यात्रा है, इसका अमेरिकी गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लगातार अपने लेके इस्लामिक भाषणों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है और मुस्लिम कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। वहीं इनकी हिपोक्रेसी की बात करें तो आप यहाँ समझिए कि जो माइनॉरिटीज़ है जो एक्चुअली के मायने जो एक्चुअल में प्रॉब्लम झेल रही है, जैसे कि पाकिस्तान में हो गया जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ है जो अहमदिया मुस्लिम है, साथ में जो चाइना के अंदर उइगर मुसलमान है जिनमें से 15 लाख लोगों को अभी भी कैंप में रखा जाता है, उनकी रीट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको सुअर का मांस खिलाया जाता है, उनके बारे में ये कभी नहीं बोलती। बोको हराम, अलकायदा और आईएसआई जैसे आतंकवादी गुट के बारे में ये कभी नहीं बोलती, उल्टा उन्हें सपोर्ट करने वाले ही जेस्चर कई बार दिखाती रहती है। इल्हान उमर की बात करें तो ये पूरी तरीके से बीमार औरत है। इसके ट्वीट का, इसकी बातों का कभी कुछ जवाब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। वहीं बात करें ट्विटर की तो ट्विटर पे इसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया है, ज़्यादा जवाब दिया गया है कि पूछिए मत। इनको भर भर के गालियाँ मिली है और उनमें से 1-2 ट्वीट तो मैंने भी किए हैं, हालांकि गालियाँ नहीं दी है, जो हमारे यहाँ की एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में ही बताया है। आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें और भी कुछ अपडेट चाहिए तो आपको TV/24 पर ज़रूर मिल जाएगी।